गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल गैस इक्वेशन का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से आइडियल गैस इक्वेशन के प्रेशर टर्म को हमने करेक्ट किया। उसी के बाद आज हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम वॉल्यूम को किस तरीके से करेक्शन करते हैं। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन जिसको हमने पढ़ा PV इक्वल्स टू nRT। अब सारी गैसेज आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, तो हमें यह पता चला कि जब गैस आइडियल को फॉलो नहीं कर रही है तो यहां से साइंटिस्ट आ रहे थे जिनका नाम था वंडर वॉल, और उन्होंने हमें एक्सप्लेन करना सिखाया कि आपकी अगर इक्वेशन, अगर कोई भी गैस है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। वो सब चीजें जेड के साथ वेरी करती है, और जेड ग्रेटर देन भी हो सकता है और जेड लेस देन 1 भी हो सकता है। उस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले वंडर वॉल ने कहा कि गैस के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब प्रेशर के साथ, उसमें चेंज करना पड़ेगा, और प्रेशर होगा वो एक्चुअल ग्रेटर देन होगा। दैट मीन्स उसने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है पार्टिकल्स में, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा n² अपॉन v² इंटू v इज इक्वल्स टू nRT। ये टर्म तो उन्होंने दी कि प्रेशर को चेंज करते हैं तो उसमें क्या चेंजमेंट आएगा। आज हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम के करेक्शन की। उन्होंने वॉल्यूम में भी करेक्शन किया, वॉल्यूम का करेक्शन देखने, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज। वॉल्यूम में करेक्शन क्या करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम में करेक्शन के लिए उन्होंने बोला कि देखो और समझो इस चीज को। अगर मान लो सपोज करो कोई भी गैस है वो किसी भी कंटेनर में भरी हुई है, किसी भी कंटेनर में, मान लो गैसेस पार्टिकल्स यहाँ पे भरे हुए हैं, इस तरीके से गैसेस पार्टिकल्स हैं। इन गैस के पार्टिकल्स को अगर यदि हम ध्यान से देखें तो ये गैस के पार्टिकल इस पूरे के पूरे इस क्यूब में है। ये जो मान लो सपोज करो मेरा क्यूब है या ये मेरा रूम है, इस स्क्वेरिकल बॉक्स में मैं अगर यदि इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर पूरी तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है, इस बॉक्स में भरे हुए हैं। सारे गैसेस पार्टिकल अपनी अपनी डिस्टेंस पे फैले हुए हैं, और ये बात भी डेफिनेट है अगर यदि ये दूर है एक दूसरे से तो इनके बीच में स्पेस फ्री पड़ा है, ये स्पेस फ्री है। तो उन्होंने कहा सुनो मेरी बात, जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, ये चीज हमने पढ़ी है KTG थ्योरी में कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो हमेशा छोटा होगा। किससे? नेग्लिजिबल के बराबर होता है टोटल वॉल्यूम का। टोटल वॉल्यूम का नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल पार्ट होता है। ये हमने KTG में पढ़ा है, ठीक है। अब यहां से वंडर वॉल समझाने की कोशिश करते हैं कितना छोटा होता है और कितना कम होगा, किसको हम कम बताएंगे, किसको हम ज्यादा बताएंगे, और कितना कम ज्यादा करना है वो सब चीजें हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। उन्होंने बोला कि ये जो स्पेस है ना, ये काम का नहीं है, इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव करो। अगर रिमूव करेंगे तो ये सारा स्पेस खत्म हो जाएगा, और खत्म होगा तो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। कैसे? तो उन्होंने कहा जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा किसके? जो टोटल वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम किसका? जो ये टोटल वॉल्यूम है इसका, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें कुछ वॉल्यूम जिसको उन्होंने नाम दिया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब हमारा मेन टारगेट ये हो गया, हमें ये फाइंड कर लेना है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना है, कितना स्पेस रिमूव हुआ है, कितना वॉल्यूम हमने घटाया है। उसको अगर यदि हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास में इसकी करेक्शन टर्म बन जाती है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो हम इसी को निकालने चलते हैं, इसी के बारे में हम समझते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये बोला कि देखो जितनी भी गैस के पार्टिकल्स है, जो भी गैस पार्टिकल होगा, वो गैस पार्टिकल आप सब जानते हो कि वो स्फीयर के टर्म में होता है, वो स्फीयर होते हैं। जो भी गैसेस पार्टिकल होंगे वो स्फीयर होते हैं, बिल्कुल स्फीयर होते हैं। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? तो हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, इसी के बराबर होते हैं। बात क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है? अगर यदि ये वॉल्यूम इतना होता है, ये गैस के पार्टिकल के स्फीयर का वॉल्यूम होता है, तो वंडर वॉल ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दी, और उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा,
वो 4 टाइम्स होगा। किसका? 4 टाइम्स होगा। किसका? लेकिन वो 4 टाइम्स होगा 4/3 पाई आर क्यूब के। अगर यदि मैं इसको सिंपली लिखना चाहूँ तो स्फेयर के वॉल्यूम के 4 टाइम्स होता है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैंने एक मोल की बात की, तो किसी भी एक मॉलिक्यूल के 1 मोल के बराबर उसका ये होगा इनटू मल्टीप्लाई बाय Na। उन्होंने ये हमें स्टेटमेंट दी। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जिसको हमने इंडिकेट किया V, दैट इज B के बराबर। इस टर्म को हमने बोल दिया B, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू अवोगैड्रो नंबर, 1 मोल पार्टिकल्स के लिए। अब ध्यान से समझना इस चीज को। 1 मोल पार्टिकल्स के लिए 4 इंटू 4/3 इंटू Na, दैट इज इक्वल्स टू B। ठीक है, अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो मैं इसकी वैल्यू लेता हूं वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू, ये तो 1 मोल के लिए है, अगर मुझे n मोल्स की वैल्यू लेनी है, n मोल्स की, तो n मोल्स की n इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na, और ये टर्म किसके बराबर है? दैट इज B। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू NB बन जाता है। समझना अब इस चीज को समझना है। सबसे पहला तो हमारे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई ये 4 इंटू 4/3 क्यों होता है? ये 4 टाइम्स ही क्यों होता है? ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कोई तो बेसिक होगा जिसके बेसिस पे हमने ये बोला कि 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब होगा। बात क्लियर है? तो हम इसी को सबसे पहले फाइंड करते हैं कि ये एक्चुअल में 4 टाइम्स ही क्यों है। तो 4 टाइम्स को कैलकुलेट करने चलते, समझने चलते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। ये तो मुझे पता चल गया कि वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, मैं इधर साइड में लिख देता हूं इस चीज को, वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू NB, मतलब जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, और मैंने यहां पे लिख दिया V माइनस NB। ठीक है, ये चीज बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं इसने 4 टाइम्स ही क्यों लिया। देखो अब ध्यान से समझो। मान लो सपोज करो मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है, ये मेरा गैस का पार्टिकल है। ठीक है, कोई भी एक गैस का पार्टिकल है, मैंने उसको पूरा जूम करके लिख दिया है। गैस का पार्टिकल है जो स्फेरिकल पार्टिकल है, जिसकी रेडियस है वो दैट इज R रेडियस का पार्टिकल है। ठीक है, अगर यदि मान लो सपोज करो किसी ये दूसरे पार्टिकल के साथ में कोलोइड करता है, किसी भी दूसरे पार्टिकल के साथ में इसने कोलिजन किया, यहां पे इसने कोलिजन किया, ये पार्टिकल है R, इसने कोलिजन किया इस पार्टिकल के साथ में, तो वंडरवॉल क्या कह के चल रहे हैं? वंडरवॉल ये मान के चल रहे हैं कि भाई सुनो मेरी बात, एक टाइम पे वंडरवॉल्स ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे केवल एक ही पार्टिकल दूसरे किसी पार्टिकल के साथ में कोलोइड कर सकता है। एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के साथ में एक टाइम पे हमेशा एक के साथ ही टकराव करेगा। ऐसा नहीं है वो अपने चारों तरफ 10 पार्टिकल्स को टकराने लग रहा है लगातार एक ही टाइम पे। इसका मतलब ये हुआ, अगर यदि वो इस पार्टिकल को, मान लो ये मेरा ए पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल के साथ में कोलोइड करेगा, इसकी रेडियस यही है, दैट इज R। तो मैं इस वॉल्यूम में, इस स्पेस में, इसको मैंने ये स्पेस मान लिया और इसके चारों तरफ मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर दी। मैंने एक स्पेस मान लिया यहां से यहां तक का, दैट इज R और दैट इज R, क्योंकि इसने बोला एक टाइम पे एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलोइड करेगा, तो दूसरा मान लो सपोज करो एक और पार्टिकल आ रहा है जो कह रहा है मैं टकराना चाहता हूं, तो ये वंडरवॉल कहता है कि हमेशा एक ही पार्टिकल टकराएगा। ऐसा नहीं है कि 3 पार्टिकल्स एक साथ में कोलिजन करेंगे, ये भी आएगा यहां टकराएगा, ये भी आएगा इससे टकराएगा, नहीं। मतलब इसके लिए जो ये वाला पार्टिकल है, इसके लिए अब यहां से तो इसने टकराव कर रखा है, ये वाला जो स्पेस बच गया, ये वाला जो रीजन बच गया, ये वाला अब इसके लिए खाली पड़ा है, इसमें कोई दूसरा पार्टिकल आके नहीं टकरा सकते। ये हमें वंडरवॉल ने समझाया। उसने कहा कि ये जो पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हटाओ, यहां से घटाओ,
बात क्लियर है? इसको एक्सक्लूड करो, इसी को बोला है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और उन्होंने यही समझाया कि इस स्पेस में पार्टिकल आके टकराएगा नहीं, ये पार्टिकल का स्पेस है, ये फ्री पड़ा है, हमें इस स्पेस को घटा देना है, घटा देंगे तो मेरे पास ये वॉल्यूम आएगा, इसका हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे समझाया? तो उन्होंने कहा सुनो, आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे कितने पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं। पहली चीज तो हमें ये पता है कि हमारा जो स्फेयर होता है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, यही तो होता है। और अगर यदि मैंने ये वाली चीज देखी है तो मेरे पास यहाँ पे दो पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक टाइम पे तो दो पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसका मतलब दो पार्टिकल्स का मतलब एक पेयर हो सकते हैं, एक पेयर पार्टिकल्स हो सकते हैं, एक पेयर पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो एक पेयर पार्टिकल है तो उसके लिए रेडियस कितनी होगी, दैट इज r प्लस आर, दैट इज 2r होगी। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, दैट इज वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई इंटू आर, आर की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 2r का होल क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, r और r, एक पेयर के लिए तो इतना होगा। बात क्लियर है, एकदम क्लियर है, इस चीज को समझना है। और मेरे पास अगर ये वैल्यू है तो मैंने इसको लिख दिया 4/3 इंटू पाई इंटू 8r क्यूब। मैं इस 8 वैल्यू को बाहर ले आता हूं तो मैंने लिख दिया इसको 4/3 इंटू 8 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ये हो गया मेरे पास में एक पेयर के लिए। एक पेयर का मतलब क्या है, दो पार्टिकल्स के लिए, दो मॉलिक्यूल्स के लिए। मुझे तो एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए, एक मॉलिक्यूल के लिए। और अगर एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो मैं इसको क्या कर देता हूं, 8/2 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब, कैंसिल होगा, दैट इज 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब्स, 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। मेरे पास में ये वॉल्यूम बन गया है, ये वॉल्यूम। बड़े ध्यान से समझो इस चीज को, एक बार दोबारा से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने है। क्या, अगर मान लो मेरा ये एक स्फेयर है, इससे दूसरा कोई पार्टिकल टकराएगा तो वंडर वॉल ने बोला एक टाइम पे एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल कोलोइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे 10 पार्टिकल कोलोइड करेंगे, केवल एक ही पार्टिकल टकराएगा और जितना स्पेस उसके चारों तरफ बचेगा वो फ्री रहेगा। बात क्लियर है? तो मुझे इस वॉल्यूम को घटाना है, यहां से हटाना है। अगर मुझे ये हटाना है तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अज्यूम किया कि दो पार्टिकल्स टकरा रहे तो उनके लिए एक रेडियस है, ये वाला सरफेस एरिया है, इसको बचा के रखो, सेफ रखो। इसको मैंने सेव किया, सेव किया तो मेरे पास इसका वॉल्यूम इतना होता है। रेडियस इस वाले के लिए कितनी हुई, 2r, दैट इज दिस 8r। मैंने यहाँ वैल्यू रखी, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, आ गई, एकदम क्लियर हो गया। अब मैंने कहा एक मॉलिक्यूल के लिए, तो इन्होंने यहाँ से एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल दी, एक मॉलिक्यूल के लिए। तो एक मॉलिक्यूल क्या होता है, n इज इंटू Na, और एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल। कब होगा, जब वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ से n मोल्स के लिए निकालनी है, n मोल्स, तो मैंने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, तो वॉल्यूम दैट इज B इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n इंटू Na। तो ये मेरी B वैल्यू है और ये n से मल्टीप्लाई हो गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास वॉल्यूम को भी चेंज किया और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के टर्म में हमने लिखा, तो मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम को भी चेंज कर दो, प्रेशर प्लस रियल गैस इक्वेशन, यहां से हमारे पास फाइनली बन के आती है प्रेशर प्लस n² डिवाइडेड बाय v² इंटू वॉल्यूम की जगह पे चेंज कर दो, v माइनस NB इक्वल्स टू nRT, दैट इज द रियल गैस इक्वेशन, दैट इज द रियल गैस इक्वेशन। और इसी को हम बोल देते हैं वंडर वॉल गैसियस इक्वेशन। अब एक चीज को समझना है, मेरे पास ये आया वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम, V माइनस NB,
तो मेरे को सबसे पहले तो पता करना है बी कौन है। बी कौन है? तो बी कौन है? वंडरवॉल्स कांस्टेंट है भाई। वंडरवॉल ने अपने नाम के लिए इक्वेशन बनाई है, अपने नाम पे इक्वेशन बनाई है, तो कांस्टेंट भी उसके नाम का होगा, वंडरवॉल्स कांस्टेंट। ये तो बन गया वंडरवॉल्स कांस्टेंट, और वंडरवॉल कांस्टेंट बन गए तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, मेरे को इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए उसको देखो। दैट इज वॉल्यूम इक्वल्स टू एन बी, और मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो बी की यूनिट चाहिए, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, दैट इज लीटर, और एन क्या होता है, मोल इनवर्स। या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई, मुझे तो ये नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, मीटर क्यूब मोल इनवर्स, ये भी लिख सकता हूँ, कोई भी यूनिट हो। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन, मुझे ये यूनिट डिसाइड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया एकदम कॉन्सेप्ट, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब हमारे पास सबसे पहली बात तो ये आ गई कि चलो आपने इक्वेशन दे दी है, ये वाली इक्वेशन दी, हमने मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन दी है, आइडियल गैस की भी इक्वेशन थी, क्या ये रियली में इस इक्वेशन से जेड की वैल्यू इफेक्टिव हो रही है, इफेक्ट कर रही है? क्या हम देखना चाहते हैं कि क्या ये इक्वेशन p प्लस एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, क्या एक्चुअल में ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? क्या ये रियल गैस आइडियल गैस दोनों को मैच कर रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या ये जेड के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है? बात क्लियर है? हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, यहां से फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कंडीशन ली कौन सी, लो प्रेशर। अगर मेरा प्रेशर बहुत ही थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, वेरी लो है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास प्रेशर दैट इज P प्लस एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, ये तो सेम है, कोई बात नहीं है। अगर मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम है, बहुत कम है, तो प्रेशर कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। भाई गैस के पार्टिकल्स का तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ये तो हमने पढ़ा है ना, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका मतलब, मेरे को एक बात समझाओ, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये वैल्यू इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बहुत छोटा होगा, कम होगा, बहुत थोड़ा सा होगा। और अगर यदि ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब मैं जब इसको घटाऊंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैं इस टर्म को कर देता हूँ नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट करूँगा तो मेरे पास खाली बच जाएगा वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, ये एन आर टी के बराबर, एनआरटी के बराबर आएगा। एकदम क्लियर हो गया? इस टर्म को अंदर लेके आओ, इस टर्म को हम अंदर लेके आए, पी वी प्लस एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई वी, वी से भी कटेगा, मैंने मल्टीप्लाई खोल दिया इसका तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, पी वी इक्वल्स टू एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई वी, दैट इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन आर टी आ गया। अब देखो क्योंकि मेरे पास n मोल्स है, मैं तो एक मोल के लिए निकालना चाहता हूं, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए कर देते हैं। तो एक मोल के लिए क्या, तो पी वी इक्वल्स टू, अब एक मोल के लिए कर रहे हैं तो एक मोल के लिए मैंने लिख दिया मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कर लेते हैं, वी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, खाली वी लिखना चाहते हो तो वी भी लिख सकते हो, मोलर वॉल्यूम करना चाहते हो मोलर वॉल्यूम भी कर सकते हो, दोनों सेम चीज़ें। एन दैट इज ए अपॉन वी एम इक्वल्स टू आर और टी, यही आएगा, यही आएगा एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ आर टी से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास जेड का फॉर्मूला क्या बनता है, जेड इक्वल्स टू पी वी एम डिवाइडेड बाई आर टी, यही फॉर्मूला होता है। मैं इससे आर टी से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ से, तो डिवाइड बाय आर टी, मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा यहां से, पी वी एम डिवाइडेड बाय आर टी प्लस ए डिवाइडेड बाय आर टी वी एम इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब मैं यहां से पी वी एम आर टी को इधर रख लेता हूं
और मैंने लिख दिया Z इक्वल्स टू PVm/RT दैट इज इक्वल्स टू 1, ये टर्म उठ के इधर आई तो 1 माइनस A डिवाइडेड बाय VmRT। ये देखो ध्यान से, ये देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है Z की वैल्यू 1 माइनस A बाई VmRT आ रहा है, A बाई VmRT। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू 1 से छोटी है, भाई कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू कुछ भी आई, छोटी होगी बड़ी होगी कुछ भी हो, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो 1 में से माइनस होगी, 1 में से माइनस होगी तो हमेशा लेस देन 1 होगी, लेस देन 1, और लेस देन 1 होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोनों में रिपल्सन है, यहाँ पे 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, गैस के अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब Z की वैल्यू लेस देन 1 है यहाँ पे, ठीक है, Z की वैल्यू छोटी आ रही है तो हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। दूसरी कंडीशन को अगर यदि हम सेटिस्फाई करने चलते हैं, दूसरी कंडीशन, जब मान लो सपोज करो मेरा प्रेशर बहुत हाई है, बहुत हाई, बहुत ज़्यादा है, चलो अगर मेरे पास Z की वैल्यू में मेरे पास प्रेशर, सेकंड टर्म जिसको मैंने बोला हाई प्रेशर है, अगर यदि मेरा हाई प्रेशर होगा दैट मीन्स मेरे पास अब की बार ये वाली टर्म, इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा है उसमें, अगर मान लो 1000 वैल्यू और उसमें 1 रुपये जोड़ना है तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 1000 के लमसम ही होगा। तो मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ तो मैंने क्या बोला है, प्रेशर, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, इनटू यहाँ पे रखो V माइनस NB दैट इज इक्वल्स टू, देखो nRT, nRT आ रहा है, मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करके खोलता हूँ तो PV माइनस PNB दैट इज इक्वल्स टू nRT, यही आ गया, ये टर्म आ गई। मैं इसको 1 मोल के लिए करूँ तो 1 मोल मेरे को कंसिडर करने हैं, तो 1 मोल मेरे लिए क्या हो जाएगा, PVM माइनस PB दैट इज इक्वल्स टू RT, ये बन गया, ये टर्म बनी है। अब देखो मैं RT से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर दिया RT से तो PVM बाई RT माइनस PB बाई RT इक्वल्स टू 1, और मेरी टर्म क्या बन गई, PVM बाई RT दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस PB डिवाइडेड बाई RT, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। और ये किसके बराबर होता है, ये दैट इज Z के बराबर, Z दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब 1 प्लस कुछ भी वैल्यू है तो Z की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 ही आनी है, अरे ग्रेटर देन 1 ही होनी है, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेफिनेट है, क्या डेफिनेट है कि मेरे पास यहाँ पे जो चेंजमेंट हो रहा है वो 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा है तो मतलब क्या है, यहाँ पे रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है। क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। तो दोनों कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम इस गैस इक्वेशन को बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, और इसी को हम बोल देते हैं वंडर वॉल्स गैसियस इक्वेशन। क्या बोल देते हैं इसको, वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन। जिस इक्वेशन को दिया गया था किस साइंटिस्ट ने, तो हम कहेंगे ये वंडर वॉल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको और समझ लेते हैं। इसके अंदर जो बी वैल्यू दी है, वंडर वॉल्स जो कांस्टेंट बना है हमारे पास यहाँ पे, जो बी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बोला था, प्रेशर में ए टर्म है वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और यहाँ पे जो बी फैक्टर है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का जो बी फैक्टर है वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर, साइज फैक्टर पे, साइज फैक्टर पे डिपेंड करेगा। मतलब साइज फैक्टर पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि जिस किसी भी गैस का साइज जितना बड़ा होगा, मैंने आपको बोला था, जैसे मान लो सपोज करो मैं यहाँ पे एक गैस लिखता हूँ हीलियम नियोन आर्गन,
कौन सी गैस कितने ज़्यादा रियल गैस बिहेवियर को शो करेगा। तो हमने पहले भी बोला था, जितना किसी भी गैस का वॉल्यूम होगा, मतलब जितना स्पेस होगा, जितनी बड़ी गैस का साइज होगा, वो गैस उतनी ज़्यादा रियल गैस को फॉलो करेगी। तो आर्गन क्या होगा, साइज में बड़ा है इन तीनों गैसेस से, तो इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा होगा। क्लियर है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल पूछूं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन का साइज क्या है, बड़ा है किससे, हाइड्रोजन से। दैट मीन्स ये ज़्यादा रियल गैस फैक्टर को फॉलो करेगी, रियल गैस होगी। क्लियर है। तो इस फैक्टर को बड़ा ध्यान देना है, ध्यान से समझना है कि जितना बी फैक्टर है, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का बी फैक्टर है, वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया। तो ये था हमारा रियल गैस कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। क्लियर है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।